हिमविद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखा गया है, इसकी एक सीरीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुँच जाए। अभी तक इस बुक से रिलेटेड 71 पार्ट्स में वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, जिसके अंतर्गत हम इस बुक के अकॉर्डिंग 4 सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कर चुके हैं, जैसे कि उत्तराखंड एक सामान्य परिचय, कुमाऊँ में चंद्र राजवंश, गढ़वाल में परमार वंश और गोरखा शासन। और इस वक्त हमारा चल रहा है ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, जैसे कि उत्तराखंड की पारंपरिक न्याय व्यवस्था हम लोगों ने कवर किया है, जो अंग्रेजों द्वारा यहाँ पे को निर्माण जिसका किया गया था। उसी के साथ हम लोगों ने नागरिक न्याय के कुछ अनुच्छेदों के बारे में हम लोगों ने जाना। यहाँ पे को राजस्व न्यायालय के बारे में कुछ चीज़ें हम लोगों ने इसमें कवर करी। जैसे कि इसमें कुछ नियम वगैरह बनाए गए थे अंग्रेजों द्वारा, यानी कि 1815 के बाद जब वो शासन में आए तो उन्होंने कुछ न्याय व्यवस्था यहाँ पे को बनाई थी। तो उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। कुछ नियम थे और कुछ दैवीय न्याय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जैसे भगवान गोलू देवता के बारे में और हमारे गंगनाथ देवता के बारे में हम लोगों ने कुछ चीज़ें कवर करी हैं। तो इस वक्त अभी हमारा इसके अंतर्गत चल रहा है वन उत्तराखंड में वन प्रबंधन व आंदोलन, ठीक है। तो इसके भी हम लोग 1-2 टॉपिक कवर कर चुके हैं। जैसे अभी हमारा चल रहा है वन प्रबंधन व उपस्था विद्रोह, यानी कि जब अंग्रेज यहाँ पे को आए तो उस दौरान जब वनों पे कुछ प्रतिबंध लगाए गए तो स्थानीय जो जनता थी वो परेशान हो गई थी, क्योंकि उनका जितना भी दैनिक कार्य थे वो वनों से संबंधित थे, जिस वजह से उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा था। तो उस वजह से विद्रोह उन लोगों ने करना शुरू करा। तो हम लोग इसी टॉपिक पे पहुँचे हुए हैं और ये टॉपिक मेरा हमारा थोड़ा आधा रह गया था, तो इसी के बारे में हम लोग आज यहाँ पर से शुरू करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या-क्या देखा, मैं हल्का-फुल्का आपको बता देती हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग ज़रूर से इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आएगा। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने कुछ वनों के बारे में जो नियम वहाँ पे को बनाए गए हैं, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो हेनरी रेमजे द्वारा कुछ बंदोबस्त यहाँ पे को किए गए थे वनों के संरक्षण के लिए। और रेल निर्माण के लिए स्लीपर जो बनाने थे, रेल निर्माण के लिए स्लीपर जो बन रहे थे, उनके लिए काफ़ी लकड़ियों की ज़रूरत थी, जिस वजह से वनों का दोहन किया जा रहा था। तो उसके बारे में भी हम लोगों ने इसके अंतर्गत पढ़ा था। और तो हम आज यहाँ पर से शुरू करने जा रहे हैं, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा और जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगता है कि नोट करना है तो आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सन 1893 की सरकारी अधिसूचना के द्वारा समस्त बेनाम भूमि को संरक्षित वन घोषित कर दिया गया। बेनाम भूमि कौन सी होती है? बेनाम भूमि जैसे कि मान लीजिए इससे पहले जैसे गोरखा शासन थी या फिर चंद्र राजवंश से या फिर परमार वंश थे, तो उन्होंने उनके द्वारा जो विजित जो जमीन होती है, भूमि होती है, जो उनके द्वारा विजित की जाती है, अगर मान लीजिए चंद्र राजवंश से जस्ट इससे पहले या गोरखा शासन जस्ट इससे पहले, तो उनके द्वारा जो भूमि विजित की गई है, अब उनके पतन के बाद जो नई जो सत्ता यहाँ पर को आई है, जो नया शासन यहाँ पर को आया है, ब्रिटिश शासन, तो उनके द्वारा जब्त कर ली जाएगी वो भूमि, ठीक है। तो जो वो बेनाम भूमि के अंतर्गत आती है, यानी कि वो किसकी हो जाएगी? अब सरकार की हो जाएगी, ठीक है। तो 1893 की सरकारी अधिसूचना के द्वारा समस्त बेनाम भूमि जो क्या थी, मैंने आपको बता चुकी हूँ कि जो पिछली जो शासन था उनके द्वारा विजित जो भूमि थी वो बेनाम भूमि के अंतर्गत आएगी और वो किसकी हो जाएगी? सरकार की हो जाएगी। को संरक्षित वन घोषित कर दिया गया, ठीक है। अब नाप जमीन के अलावा जमीनी जितनी बेनाप ऊसर नदी तालाब चट्टान गाड़ गधेरे जंगल नजूल आदि जमीनें थी, वे सब सरकार के अधिकार में आ गई, ठीक है। सन सन 1894 में सरकार ने 2 अधिसूचना निकाली, जिसमें एक अधिसूचना द्वारा वृक्षों की 8 प्रजातियों को आरक्षित वृक्ष घोषित कर दिया गया। इन अब इन प्रजातियों के वृक्षों को बिना अनुमति के नहीं काटा जा सकता था, ठीक है। कौन कितनी प्रकार की प्रजातियां थी? 8 प्रकार की वृक्षों की प्रजातियां थी, जिनको आरक्षित वृक्ष घोषित कर दिया गया था। अब इनको बिना अनुमति के काटा नहीं जा सकता था। दूसरी में संरक्षित वनों हेतु नियम निर्धारित किए गए तथा जंगली जानवरों के शिकार, जाल डालना, मछली पकड़ना बिना डिप्टी कमिश्नर की अनुमति के अवैध घोषित किया गया, ठीक है। सरकारी वन नीति के द्वारा लोगों के परंपरागत अधिकारों पर धीरे-धीरे कब्जा कर लिया गया, यानी कि सरकारी वन नीति जो सरकार ने वन नीति बनाई थी, उसके द्वारा लोगों की जो परंपरागत अधिकार थे, लोकन जो स्थानीय जनता थी, उनके परंपरागत अधिकार से क्या मतलब है कि यानी कि परंपरागत अधिकार, यानी कि जो किसी समाज, समुदाय या जनजाति को पीढ़ियों से चली आ रही प्रथाओं, रीति-रिवाजों और संस्कृति के आधार पर स्वतः प्राप्त होते हैं, ठीक है।
जैसे कि क्या था यहाँ पर को स्थानीय जनता के जो परंपरागत अधिकार थे, वनों से संबंधित परंपरागत जो अधिकार थे, वो क्या थे? जैसे कि वो जंगल जाके लकड़ी काट के लाते थे अपने लिए खाना बनाने के लिए, ईंधन इकट्ठा करते थे, पशुओं को चराने जाते थे, घास काटते थे और मकान बनाने के लिए इमारतें बनाने के लिए, झोपड़ी वगैरह बनाने के लिए क्या करते थे? जंगलों से वन काट के लाते थे। तो ये एक परंपरागत अधिकार था। पहले उनको बिना किसी अनुमति के ही जंगल में जाकर वो अपनी अपनी इन दैनिक जीवन से संबंधित जो ज़रूरत वाली चीज़ें थी, जो आवश्यकता वाली चीज़ें थी, उनको ले लेते थे, बिना किसी अनुमति। पीढ़ियों से चली आ रही एक परंपरा थी, जो पूर्ण रूप से वनों पर ही डिपेंड थी। जड़ी-बूटियाँ वगैरह हो गई, तो ये इसमें उनको किसी से पूछने की या किसी से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं थी कि हम जड़ी बूटी बूटी के लिए हम वनों में प्रवेश करना चाहते हैं, या फिर हम अपने मकान बनाने के लिए इन पेड़ को काटना चाहते हैं, या फिर हम घर में खाना वगैरह पकाने के लिए या फिर गायों को चराने के लिए हम वनों का प्रयोग करना चाहते हैं। तो इन चीज़ों को पूछने की या किसी से अनुमति लेने की उनको ज़रूरत थी ही नहीं, उनको स्वतः ही ये अधिकार प्राप्त था पहले से ही। ठीक है? तो ये परंपरागत जो अधिकार थे, धीरे-धीरे इन पे कब्ज़ा किया जा रहा था वन नीतियों के अनुसार, क्योंकि कुछ चीज़ें सीमित कर दी गई थी, कुछ चीज़ों को संरक्षित कर दिया गया था कि आप लोग इस वाले स्थान पे नहीं जा सकते, इन पेड़ों को नहीं काट सकते। जैसे इस जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा कि 8 प्रकार के जो वृक्ष थे, 8 जो प्रजातियाँ थी वृक्षों की, उन पे हा उन पे हाथ भी नहीं लगा सकते। उनको काटना क्या था, बिल्कुल प्रतिबंध कर दिया था गया था उन पे। तो इस तरीके के कुछ परंपरागत अधिकार थे स्थानीय जनता के, तो उन पे धीरे-धीरे कब्ज़ा किया जा रहा था, जिससे जनता अपने हक को छीनते देख असहज महसूस करने लगी, ठीक है? जिनका जीवन वनों पर निर्भर था, ठीक है? तो ये मैं आपको बात बता चुकी हूँ, उनका जीवन वनों पे निर्भर कैसे था? दैनिक जो आवश्यकता थी, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि पहले जो उत्तराखंड में कुमाऊँ और गढ़वाल का जो मोस्टली जो एरिया था, वो ग्रामीण एरिया था, ठीक है? उन ग्रामीण एरिया में ना तो लाइट थी, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज की तरह एलपीजी गैस और इंडक्शन वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो लकड़ी वगैरह में ही खाना बनता था। तो इस वजह से, और गाय-भैंस पाली जाती थी, तो गाय-भैंस को जंगल में चराने ले जाने के लिए तो वन में जाएँगे ही जाएँगे। तो पशु भी क्या थे, जंगलों पे डिपेंड थे। तो इन ज़रूरतों की चीज़ों को पूरा करने के लिए मतलब वो वनों पर निर्भर थी, ठीक है? जिन पर धीरे-धीरे प्रतिबंध लगाया जा रहा था, ठीक है? उनसे उनके हक अधिकार, जनता को ऐसा लग रहा था कि हमारे जो हक है, अधिकार है, वो हमसे छीना जा रहा है, हमको अपने अधिकारों से दूर किया जा रहा है। उन्हें वनों से वंचित कर दिया गया था। इसके बाद शासनादेश संख्या 806 26 ए 3 दिनांक 19 अक्टूबर 1900 के द्वारा सरकार द्वारा मछली पकड़ने के लिए राजपत्री यानी कि मछली पकड़ने के लिए कुछ ही जो अधिकारी थे, उनको ही अनुमति दी गई थी, ठीक है? बाकियों को नहीं दी गई थी। तो इस जो ऊपर संख्या लिखी गई है, इसके अनुसार इसके द्वारा शिकार तथा मछली पकड़ने के लिए राजपत्रित अधिकारियों यानी कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं, सेना के समस्त अधिकारियों, सिपाहियों तथा समस्त उपाधिकारी भारतीयों को आवश्यक प्रतिबंधों से मुक्त किया गया था, ठीक है? उन पे ये प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे, ठीक है? वहीं सामान्य ग्रामीण हेतु वन अधिनियम की धारा 32 के तहत मछली पकड़ना तथा शिकार करना दंडनीय अपराध था, ठीक है? स्थानीय जो जनता थी, उन पे मछली पकड़ना क्या था एक दंडनीय अपराध था। लेकिन जो कुछ भारतीय जो सरकारी जो ऑफ़िसर्स थे, उन पे ये प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे। आगे बढ़ते हैं। जिसके लिए 6 मास का कारावास था, यानी कि स्थानीय जो जनता थी, अगर वो शिकार करते हुए या मछली पकड़ते पकड़ी जाएगी, तो उनके लिए कुछ दंड यहाँ पे को निर्धारित किए गए थे कि 6 मास का कारावास होगा और ₹500 आर्थिक दंड अथवा दोनों की लिए जा सकते हैं। जबकि किसी विस्फोटक का प्रयोग करने वाले को 2 माह की सज़ा और ₹200 के आर्थिक दंड का प्रावधान था। 16 अक्टूबर 1902 की अधिसूचना द्वारा भीमताल, नौकुचिया, सात और मलबा ताल पर बिना लाइसेंस मछली पकड़ना अवैध घोषित किया गया। ठीक है? ये कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे कोई झील है। आप लोगों ने सुना होगा नौकेचिया ताल में झील है, साताल झील है, भीमताल झील है, ये मालवा ताल जो है यहाँ पे कोई झील है। तो जहाँ पे कोई झील वाला एरिया वहाँ पे कोई मछलियाँ होंगी ही होंगी, तो वहाँ पे कोई मछलियाँ पकड़ने का अगर मतलब लाइसेंस अगर आपके पास नहीं है, तो वो भी आप मछली नहीं पकड़ सकते बिना लाइसेंस के, ठीक है? सरकार द्वारा शासनादेश संख्या 262 14 264 भी दिनांक 5 अप्रैल 1903 जारी कर कुमाऊँ कमिश्नरी कुमाऊँ कमिश्नरी के संरक्षित वनों के लिए नवीन नियम बना दिए गए तथा संरक्षित वनों को 2 भागों में विभाजित किया गया, बंद सिविल वन व खुले सिविल वन। अब ये बंद सिविल वन और खुले सिविल वन क्या है, इनको देख लेते हैं। बंद सिविल वन ऐसा क्षेत्र था जिसके विषय में सरकार यह सोचती थी कि पुनर्जनन हेतु या संरक्षण के लिए बंद कर दिया जाना चाहिए, ठीक है? यानी कि बंद सिविल संरक्षण, क्योंकि यहाँ पर को क्या होगा, नई वनस्पति उगाई जाएगी, नए पेड़-पौधे लगाए जाएँगे,
तो और उनके संरक्षण के लिए, ठीक है, पेड़-पौधों के संरक्षण के लिए उनको बंद कर दिया जाएगा, यानी कि बंद सिविल वन हो गई। और जो खुले सिविल वन थे, उनसे यह क्षेत्र डिप्टी कमिश्नर के अधीन था तथा उनके सहयोग कौन थे? रेंजर थे, ठीक है। खुले सिविल वन का प्रबंध डिप्टी कमिश्नर पटवारियों के सहयोग से देखता था। ग्रामीणों के वन संबंधी अधिकार जैसे घास कटाई, चराई, रिंगाल, बांस, पत्थर निकालना, भेड़ व बकरी को चराना आदि, ये किसके अंतर्गत आता था? खुले सिविल वनों के अंतर्गत आता था। और इसका जो देख रेख थी वो कौन करता था, किसकी जिम्मेदारी पर होता था ये? डिप्टी कमिश्नर पटवारी के सहयोग से देखा जाता था। इसमें ग्रामीणों को क्या था, कुछ अधिकार दिए गए थे, जैसे घास यहाँ से काट सकते हो, चराई और रिंगाल, बांस, पत्थर निकालना, भेड़ बकरी को चराना, ये कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी क्या था, आरक्षित वनों में देवदार को काटने की आज्ञा डिप्टी कमिश्नर तथा अन्य आरक्षित व वृक्षों को काटने की आज्ञा प्रधान तथा पटवारी द्वारा प्राप्त करना आवश्यक था, ठीक है। इसके अंतर्गत वन अधिनियम की धारा 78 के अनुसार संरक्षित तथा आरक्षित वनों का प्रयोग करने वाले, उनसे वन उत्पाद प्राप्त करने वाले या किसी प्रकार की छूट प्राप्त करने वाले ग्रामीणों पर उसकी सुरक्षा और चौकीदारी की बड़ी जिम्मेदारी थी। धारा 78 के अलावा शायद ही कोई दूसरी धारा व अधिनियम हो जिसका दुर्भाग्यपूर्ण शैतानी उपयोग किया गया हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को वन में हुई कोई भी घटना या घटना के संदेह पे जानकारी बिना विलंब वन अधिकारी को, पुलिस को देनी होगी, ठीक है। स्थानीय जो लोग थे उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि अगर आप लोगों को कोई भी ऐसी चीज़ लगती है कि वन में कोई भी ऐसी घटना हो रही है जो संदेह वाली है, तो उसका बिना विलंब करे आपको वन अधिकारी या पुलिस को, आप लोगों को इसकी जानकारी देनी होगी। आग बुझाने का दायित्व तो हर एक ग्रामीण का ही था। स्त्रियों का मतलब, अगर कहीं किसी जंगल में आग लग गई तो ये नहीं है कि सरकार या फिर कुछ जो नियुक्त लोग होंगे वही जाकर आग बुझाएंगे, ऐसा नहीं था। ग्रामीण जितने भी ग्रामीण हैं, हर एक ग्रामीण को आग बुझाने जाना ही जाना होता था, ये बहुत ज़रूरी था। स्त्रियों को, बच्चों सहित छूट प्राप्त करता अपनी निकटतम चौकी में, चाहे गाँव से 15 मील की दूरी पर ही क्यों ना हो, सूचना पहुँचाएगा, ठीक है। लंबी कागजी कार्रवाई के उपरांत प्राप्त छोटे से अधिकारी का मूल्य छूट प्राप्तकर्ता को 24 घंटे की गुलामी कर चुकाना पड़ रहा था। गांव से 10 मील तक की दूरी पर आग बुझाने जाना पड़ता था, और यदि आग अनियंत्रित हो जाए और जीवन बचाने के लिए छूट प्राप्तकर्ता को वहां से जाना पड़ा तो यह अपराध होता था, ठीक है। कभी कभी ग्रामीण 3-4 दिनों तक आग बुझाने का कार्य करते रहते थे, और अगर वे विफल हो गए, आग बुझाने में अगर विफल हो जाएं तो उनके विफल श्रम के लिए उनका चालान कर दिया जाता था, ठीक है। तो इस तरह के कुछ नियम वहां पर बनाए गए थे। डॉक्टर आलोक पांडे का मत है कि औपनिवेशिक सरकार की वाणिज्यिक दोहन की सोच ने ही 1911 की वन नीति को अंजाम दिया था। सरकार की इस सोच को बढ़ावा चीड़ के वृक्षों से लीसा टिपान की विधि ने दिया, लेकिन चीड़ वनों में सरकारी रुझान भारतीय वन वैज्ञानिकों द्वारा की गई 2 खोजों से और बढ़ गया। 1890 में चीड़ के वृक्षों का परीक्षण के तौर पर लीसा टिप्पान शुरू किया गया, और 1912 तक परिमार्जन की विधि इतनी विकसित कर ली गई कि अमेरिका तथा फ्रांसीसी उत्पादनों से प्रतियोगिता कर सके। इसी समय रासायनिक विधि द्वारा रेल स्लीपरों को अधिक टिकाऊ बनाने संबंधी 50 साल से चल रहे प्रयोगों से भी सफलता मिली। इस तरह के वृक्षों में चीड़ तथा कैल यानी कि ब्लू पाइन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे और सस्ते दामों में बेचे जा सकते थे। कुमाऊं के वन आर्थिक वरदान बन गए थे। 15 सालों से, यानी कि 1896 से 1811 के अनुभव के बाद यह पता चला कि पेड़ों से लीसा निकालने का पेड़ पर कोई स्थायी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इससे अंग्रेजी सरकार क्या कर रही थी, अपना एक व्यापार सा उन्होंने शुरू कर दिया था, ठीक है, लीसा टिपान का। इस प्रकार लीसा उद्योग के शीघ्र और संपूर्ण विकास के प्रयास किए जाने लगे, यानी कि अंग्रेजी सरकार द्वारा, ठीक है। 1910 से 1920 के बीच लीसा निकालने के लिए प्रयुक्त पेड़ों की संख्या 26,000 से बढ़कर 21,35,000 हो गई थी। इसी अनुपात में तारपीन और लीसे का उत्पादन भी बढ़ा, जिससे क्या हो रहा था, अंग्रेजी सरकार को बहुत फायदा हो रहा था, ठीक है। राजस्व वगैरह में बहुत फायदा हो रहा था, अर्थव्यवस्था में, राजस्व में। सन 1911 में प्रबंधन संबंधी कुछ नियम बनाए गए, जिसमें वन क्षेत्र के अंदर स्थित उन पशु स्थानों खरकों पर जहां
चीड़ का पुनर्जनन क्षेत्र हो, पशुओं को रखना प्रतिबंध था। खरक यानी कि जहाँ पे को पशुओं को रखने के स्थान होते हैं, यानी कि जंगल के अंदर, जैसे अ, कहीं कभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक बाहर से, मतलब अपने पशुओं को चराने के लिए दूर गांव से दूसरे गांव में जाते हैं पशुओं को चराने के लिए, और कई दिनों तक वहां पर को डेरा बना के रहते हैं। तो बुग्याल वगैरह की तरफ को ऐसा देखने को मिलता है, तो अपने जानवरों को चराने के लिए लाते हैं। काफी बड़ी संख्या में जानवर होते हैं, तो उनको रखने के लिए एक स्थान बनाया जाता है रात में जंगली जानवरों से बचाने के लिए। तो वहाँ पे कुछ उनके शेल्टर यानी कि शेड आप कह सकते हैं, यानी कि उनके रहने के लिए जो जगह बनाई जाती है उसे खरक बोला जाता है, ठीक है। तो क्या किया था, 1911 में प्रबंधन संबंधी कुछ नियम बनाए गए, जिसमें वन क्षेत्र के अंदर जो वन क्षेत्र संरक्षण, जो वन क्षेत्र होगा उसके अंदर क्या होगा, स्थित उन पशु स्थानों जिनको खरक कहा जाता है, जहाँ पर चीड़ का पुनर्जनन हो, यानी कि जहाँ पर कोई चीड़ के नए वृक्ष की उपज हो रही हो, तो उन क्षेत्रों पे पशुओं को रखना प्रतिबंधित कर दिया गया था। बिना क्षेत्रीय वन अधिकारी की आज्ञा के नए खरक स्थापित नहीं किए जा सकते थे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी उन पशु चारकों के लिए, जो अपने पशुओं को चराने के लिए यहाँ पे को आते थे, ठीक है। सारे सारे घराट, चाहे वो संरक्षित वनों के अंतर्गत हो अथवा नहीं, पर किराया वसूला जाना निश्चित कर दिया गया। यानी कि जो घराट थे, यानी कि घराट क्या होते हैं, जो पानी वाली चक्की होते हैं, आटा पीसने वाली जो चक्की होती है ना, जो पानी से पीसी जाती है, ठीक है। तो उन पर शुल्क लिया गया, चाहे वो वन संरक्षित संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता हो चाहे नहीं आता, तो वहां पर से उन्होंने किराया वसूलना वहां पर से शुरू कर दिया, जिसका भुगतान राजस्व अधिकारी को किया जाता था। यदि नए गुल का निर्माण करना हो तो डिप्टी कमिश्नर द्वारा आज्ञा प्राप्त की जानी आवश्यक थी। डिप्टी डिप्टी कमिश्नर क्षेत्रीय वनाधिकारी की छानबीन के उपरांत दी गई रिपोर्ट के आधार पर ही आज्ञा प्रदान करता था। इसी दौरान अ, वनों को आग से बचाने का प्रयास शुरू किए गए तथा सिल्वीकल्चर प्रणाली भी वनों में प्रारंभ की गई, ठीक है। सिल्वीकल्चर क्या होती है, वन संवर्धन होती है, आप इसको नोट कर सकते हैं। सिल्वीकल्चर आप हेडिंग डालिए, उसके आगे इसकी मीनिंग जो है वन संवर्धन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यानी कि वनों की खेती, उनकी देखभाल और उनके विकास का विज्ञान, वनों का जो विकास वगैरह होता है, यानी कि वनों की जो देखभाल होती है, तो उसके बारे में इस पे कार्य किया जाता है सिल्वीकल्चर के अंतर्गत। यानी कि इसके अंतर्गत जैसे कि काम होते हैं, वनों का विकास और देखभाल होती है, जिसके अंतर्गत नए पेड़ पौधे लगाना, उनकी सुरक्षा और जंगलों को बढ़ाने का जो वैज्ञानिक विधि होती है, तो उस पे कार्य किया जाता है। फिर पुनर्जनन वाला जो प्रक्रिया होती है, जैसे पेड़ों के कटने या खत्म होने के बाद वहां पर को दोबारा नए पौधे तैयार करने की एक प्रक्रिया की जाती है, और उनकी देखरेख करने की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसे पुनर्जनन कहा जाता है। और इसमें संतुलन पे ध्यान दिया जाता है, यानी कि यह सुनिश्चित करना होता है इसके अंतर्गत कि जंगलों से ज़रूरत की चीज़ें, जैसे लकड़ी हो गई, जड़ी-बूटियाँ हो गई, तो ये भी मिलती रहे, और पर्यावरण और जंगलों का अस्तित्व भी सुरक्षित रहे। यानी कि लकड़ियाँ भी प्राप्त होती रहें, जड़ी-बूटियाँ भी प्राप्त होती रहें, और जो पर्यावरण है, जंगल पर्यावरण और जंगलों का अस्तित्व भी वहाँ पर को सुरक्षित रहे। तो ये कुछ सिल्वीकल्चर के अंतर्गत कुछ उद्देश्य होते हैं, जो जिनको फुलफिल करना होता है, ठीक है। तो इनको भी प्रारंभ कर दिया गया। चीड़ के जंगलों को आग से संरक्षण प्रदान किया गया, क्योंकि चीड़ के जंगल जहाँ पे को होते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आग फैलती है, ठीक है। क्योंकि उसमें से लीसा जो निकलता है, जो एक तरल पदार्थ निकलता है, तो उससे आग बहुत जल्दी फैलती है। कार्य योजना के दौरान वनों के प्रबंधन में नई-नई पद्धतियाँ अपनाई जा रही थी। जहाँ वनों के प्रबंधन अच्छे ढंग से किए जा रहा था, वहीं क्या होता है, वनों का प्रबंधन में तो बहुत ध्यान दिया जा रहा था। किस वजह से? क्योंकि उनको वहाँ पर को क्या मिला था, एक तो वनों का संरक्षण किया जाता, दूसरा क्या था, वहाँ से उनको लीसा प्राप्त हो रहा था, जिससे उनका राजस्व पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था किनके, अंग्रेजों के, ठीक है। वनों के प्रबंधन पर तो नई नई पद्धतियां अपनाई जाती, लेकिन जहाँ वनों का प्रबंधन अच्छे ढंग से किया जा रहा था, वहीं ग्रामीणों के परंपरागत वनाधिकारों का को हस्तगत किया जा रहा था। परंपरागत वनाधिकार मैं आपको बता चुकी हूँ, जहाँ पर को बिना रोक टोक के जंगलों से अपनी दैनिक जीवन की जो चीजें प्राप्त कर रहे थे, उनपे कहीं पर को रोक लगा दी गई थी, ठीक है, जिससे स्थानीय जनता, ग्रामीण जो लोग थे, वो काफी परेशान हो गए थे। 1911 की वन नीति में वनों में सरकारी अधिकार को बढ़ाने का कार्य किया। स्टीफी और नेल्सन के द्वारा किए गए बंदोबस्त, यानी कि 1911 से 1970 में 3311 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र आरक्षित घोषित कर दिए गए। यह बंदोबस्त जो जनता पर थोपा जा रहा था, उसका एक कारण कुमाऊं की पर्वतीय जलापूर्ति को संरक्षित किया जाना कहा गया, जिससे संयुक्त प्रांत की बड़ी बड़ी नहरों को पानी मिल सकी। संयुक्त यानी कि पूरे भारत वर्ष में जो उत्तराखंड की तरफ से जो नदियां जा रही थी,
पूरे भारत में जो जा रही थी, तो उनको क्या करें, संरक्षित किया जाना कहा गया था, जिससे संयुक्त प्रांतों को बड़ी-बड़ी नहरों नहरों में को पानी मिल सके। जनता इसका विरोध कर रही थी और असंतोष बढ़ता जा रहा था। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में कुमाऊँ में चेतना का प्रसार होने लगा। ठीक है? अब 19वीं शताब्दी का जो अंतिम चरण था, उसमें क्या होना था, कुमाऊँ में चेतना का प्रसार हो रहा था, यानी कि लोग जागरूक हो रहे थे। ठीक है? यहाँ पर को कुछ दिग्गज लोग, महान लोग यहाँ पर को आए आए और उन्होंने जब से उनके यहाँ पे को चरण उत्तराखंड के अंतर्गत पड़े, तो लोगों में एक जागरूकता फैली। ठीक है? देखते हैं आगे कि कौन आए थे यहाँ पे को। दयानंद सरस्वती और विवेकानंद उत्तराखंड की यात्रा कर चुके थे। यानी कि दयानंद सरस्वती कौन है? जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। इन्होंने एक नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है? और कुप्रथाओं का विरोध भी किया था इन्होंने, जैसे कि बाल विवाह हो गया और मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था। ठीक है? धर्म धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो ये कुछ कार्य इनके द्वारा किए गए थे। तो दयानंद सरस्वती यहाँ पे को आए थे। विवेकानंद जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस जिनके गुरु माने जाते हैं, तो अपने गुरु के नाम पर ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। ठीक है? शिकागो का जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे जाके एक बहुत ही प्रसिद्ध इन्होंने भाषण दिया था, जिसकी वजह से इनको अ प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। ठीक है? तो ये जो महान दिग्गज हैं, वो यहाँ जब उत्तराखंड में आए, तो लोगों में चेतना का प्रसार हुआ, लोग जागरूक हुए, कुमाऊँ में शैक्षिक विकास होने लगा था। अनेक शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना हो चुकी थी। कुमाऊँ के कई नवयुवक भारत के महान नगरों में शिक्षा प्राप्त करने पहुंचे। पाश्चात्य ज्ञान, विज्ञान व राष्ट्रीय चेतना के संपर्क में आने से इनके प्रबोधन का विस्तार हुआ। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही कांग्रेस और राष्ट्रवादी की लहर बहने लगी थी, जिसने उत्तराखंड के युवाओं को भी प्रभावित किया। शिक्षा के प्रसार व बाहरी दुनिया के संपर्क में आने से स्थानीय स्वरूप बढ़ने लगा। इसी शिक्षित वर्ग ने यहाँ समस्याओं को मजबूती से उठाया। ठीक है? अब शिक्षा का प्रचार प्रसार होने लगा था। कई शैक्षिक संस्थाएं यहाँ पे खुल गई थी। लोग उत्तराखंड के अंदर जो लोग थे, वो देश के और महानगरों में जाके पढ़ाई करने लगे थे, काफ़ी चीज़ें जानने लगे थे। तो क्या इसका क्या फ़ायदा हुआ कि लोगों में अब क्या हुई थी, जागरूकता आ गई थी। लोग जो शिक्षित वर्ग था, वो समस्या को समझ कर उन पर आवाज़ उठा रहा था। ठीक है? पत्रकारिता के विकास ने जागृति को बढ़ा दिया। अल्मोड़ा अखबार व शक्ति जैसे राष्ट्रवादी समाचार पत्रों ने स्थानीय समस्याओं को आक्रामक रूप से उठाया। 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ। ठीक है? इसको आप नोट कर लीजिएगा। और इसने मुख्य स्थानीय समस्या व वन कष्ट व कूली बेगार के विरुद्ध आवाज उठाई थी। ठीक है? इस परिषद ने ग्रामीणों को जागृत व संगठित करने का कार्य किया। किस परिषद ने? कुमाऊं परिषद ने, जो 1916 में जिसका गठन हुआ, कुमाऊं परिषद। तो इसने क्या क्या किया था? वन कष्ट व कूली बेगार के विरुद्ध आवाज उठाई थी और ग्रामीणों को जागृत और संगठित करने का कार्य किया था। यहाँ के लोगों की मूल समस्या वन समस्या ही थी, क्योंकि अधिकांश जनता ग्रामीण थी। ठीक है? ये मैं बात आपको बता चुकी हूँ कि अधिकांश जो क्षेत्र थे, वो ग्रामीण वाले क्षेत्र थे, जिनकी दैनिक जीवन संबंधित सारी चीजें वो वनों पे डिपेंड थे, वो पूरी तरीके से। यही वन यही वन समस्या कुमाऊं को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती है, जिससे परिषद ने बखूबी निभाया। यहाँ ग्रामीण सरकार की वन नीति से नाखुश थे और इसको लेकर उनमें रोष व्याप्त था। ठीक है? पर्वतीय क्षेत्रों की सामान्य जनता वनों से अपने आर्थिक और दैनिक कार्यकलापों में गहराई से जुड़ी हुई थी। ठीक है? आरक्षित वन क्षेत्र की घोषणा से स्थानीय जनाक्रोश इतना बढ़ा कि विरोध की पहली ज्वाला 1916 में नैनीताल के वन प्रभाग में गोलाराजी में लगी आग के रूप में सामने आई। ठीक है? यहाँ की जो जनता थी, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों की जो जनता थी, वो ज्यादातर वनों से जुड़ी हुई थी। ठीक है? तो ये जो आक्रोश था, वो कहाँ पर को दिखाई दिया, जब 1916 में नैनीताल वन प्रभाग गोलाराजी में क्या हुआ था, आग लगी थी। तो तो लगी थी। अब उसमें नियम क्या था कि गांव का, ग्रामीण का हर एक व्यक्ति क्या करेगा, आग बुझाने में मदद करेगा, जरूरी था ये। ठीक है? और कुछ हम लोगों ने इससे पहले कुछ नियम भी बड़े थे कि अगर जैसे आग बुझाने में असफल हो जाते हैं, यानी कि 10-15 मील दूर से आप लोगों को आग बुझाने आना होता था, यानी कि स्थानीय जनता को आग बुझाने जाना होता था, और 2-3 दिन तक लगातार आग बुझानी होती थी। जब तक आग बुझती नहीं थी, तब तक वहीं पे रहना होता था। आप बिना आग बुझाई जा नहीं सकते थे, इसके लिए भी कुछ चालान था। और अगर विफल हो गए आग बुझाने में, तो उसके लिए भी कुछ चालान थे। तो इस तरीके की जो चीज़ें थी, उस पर रोक लगा दी उन लोगों ने, यानी कि अब वो ग्रामीण जो जनता थी, वो आग बुझाने नहीं गई, क्योंकि उनकी जो
जो परंपरागत जो अधिकार थे उनसे छीन लिए गए थे, उस आक्रोश में जब उन्होंने विरोध करना शुरू किया, आंदोलन में आ गए, तो उन्होंने आग बुझाने से मना कर दिया, जब यहाँ पर आग लगी थी। ठीक है, लेकिन सरकार ने इस विरोध को अधिक गंभीरता से नहीं लिया। 1920 और 21 का वर्ष असहयोग आंदोलन का था और यहाँ का नवयुवक इससे प्रभावित था। कुमाऊं में वन समस्या व कूली बेगार ही ऐसी समस्या थी जो असहयोग आंदोलन से जुड़ने का कारण थी। ठीक है। कूली बेगार का अंत तो जनवरी 1921 के उत्तरायणी मेले पर हो गया। ठीक है, कूली बेगार से आप समझ रहे होंगे, कूली बेगार यानी कि अंग्रेजों द्वारा ग्रामीण जो लोग थे उनसे कूली की बेगारी कराई जाती थी, यानी कि भारी भारी सामान उठवा के उनसे ले जाया जा रहा था, जिसके बदले में उनको कुछ भी नहीं दिया जा रहा था, यानी कि बिना शुल्क दिए उनसे मजदूरी कराई जा रही थी। ठीक है, तो इस प्रथा का अंत कब हुआ था? उत्तरायणी मेले के टाइम पे हुआ था। इसके लिए इसके बारे में हम भी आगे पढ़ेंगे, इसका पूरा एक टॉपिक है पूरा का पूरा, तो इसको हम पढ़ेंगे और आगे अच्छे से समझेंगे कूली बेगार के बारे में। तो उत्तरायणी मेले के दौरान क्या हुआ था कि जो कूली बेगार के जो रजिस्टर थे उनको नदी में बहा दिया गया था। ठीक है, तो बहुत बड़ा आंदोलन था ये। तो 1921 में उत्तरायणी मेले पर इसका क्या हुआ था? कूली बेगार का अंत हो गया था, लेकिन वन समस्या जो लोगों में जीवन मरण का प्रश्न था, इस ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही थी। अतः ग्रामीणों ने असहयोग का रास्ता अपनाया। ठीक है, अब क्या हुआ? अब आंदोलन शुरू हुआ, यानी कि अब 1921 में कूली बेगार आंदोलन तो समाप्त हो गया, लेकिन वनों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था, तो इसके लिए अब उन्होंने आंदोलन करना शुरू करा। ठीक है, आंदोलन कब हुआ? 1921 में। यह वर्ष आरंभ से ही सक्रियता भरा रहा। जनवरी 1921 में उत्तरायणी मेले में मिली कूली बेगार आंदोलन की सफलता ने कुमाऊं परिषद व ग्रामीणों में एक नया जोश भर दिया था। ठीक है, उत्तरायणी मेले के बाद कुमाऊं परिषद के तमाम नेताओं और प्रमुख कार्यकर्ताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में दौरे किए तथा कुमाऊं परिषद की शाखाओं की स्थापना की। बेगार आंदोलन की सफलता से प्रेरित बद्रीनाथ पांडे ने अपने भाषणों में वनाधिकारों की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई की बात कही। यानी कि बद्रीनाथ पांडे कौन थे? इनको कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है और कुली बेगार आंदोलन में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो अब कूली बेगार आंदोलन की सफलता के बाद इन्होंने वन आंदोलन पे कार्य करना शुरू करा और वन आंदोलन को बढ़ावा दिया। अपने भाषणों में वन अधिकारों की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई की बात करी। उन्होंने कहा कि वन उत्पादों को बेचने वाली सरकार वास्तविक सरकार नहीं है, यानी कि वन उत्पादों को बेचने वाली सरकार किसकी बात कर रहे हैं? जो चीड़ के जो पेड़ उगाए जा रहे थे वो किसके लिए? लीसे के व्यापार के लिए उगाए जा रहे थे, यानी कि लीसे का जो टिपान जो किया जा रहा था कंटर कंटर भरकर, तो उससे जनता नाखुश थी। इसमें इनका एक भाषण है जो मैं अभी थोड़ी आगे को हम पढ़ेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों ये आंदोलन किया जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि वन उत्पादों को बेचने वाली सरकार वास्तविक सरकार नहीं कही जा सकती। वास्तव में इन्हीं इरादों के विरुद्ध गांधी अवतरित हुए। ठीक है, जो बनिया सरकार पर विजय प्राप्त करेंगे। बागेश्वर के बाद बद्रीदत्त पांडे ने हवालबाग, मनान, ओकली, टोटान, सीलिंग, माला, चनौदा और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में परिषद की शाखाएं स्थापित की तथा ग्रामीणों को वन समस्याओं के प्रति जागरूक किया। ठीक है, के ग्रामीण नेताओं ने काफी जोश इस दौरान परिषद के ग्रामीण नेताओं में काफी जोश देखा गया तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में अधिकतर कुमाऊं परिषद की ग्रामीण शाखा के नेता और सदस्य ही थे। ठीक है, कुमाऊं कुमाऊं परिषद जिसके गठन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ठीक है, तो उसके जो कौन थे सदस्य थे और जो नेता थे उनको गिरफ्तार किया गया था। कुमाऊं के जंगलों में आग का व्यापक दौर फरवरी 1921 से ही आरंभ हो गया था। यह वर्ष वर्षा की कमी के कारण जबरदस्त सूखे का भी था तथा इस कारण जंगलों में लगी आग पर काबू पाना एक चुनौती थी। ग्रामीणों के आग बुझाने के असहयोग ने इस चुनौती को अत्यधिक बढ़ा दिया था। असहयोग के संदर्भ में जनवरी माह में बद्रीदत्त पांडे का बागेश्वर में दिया भाषण महत्वपूर्ण है। अब उन्होंने बद्रीदत्त पांडे ने क्या इसमें भाषण दिया था कि पहले जब जंगलों में आग लगती थी तो उससे घास अत्यधिक मात्रा में पैदा होती थी। ठीक है, यानी कि जंगलों में आग इसलिए लगाई जाती थी क्योंकि जो नई जो घास उगेगी वो काफी अच्छी किस्म की घास उगेगी, जिससे क्या होगा? गाय भैंस चरने आएंगे, जानवर उसको चरेंगे, तो उससे दूध की मात्रा में वृद्धि मानी जाती थी। ये स्थानीय लोगों का एक मतलब उनकी सोच और उनके विचार थे। तो गाय और भैंस क्या करते थे? उन घासों का सेवन मतलब खाने से उनकी जो दूध की मात्रा थी वो अधिक होती थी। लोगों के पास घी ही ज़्यादा होता था। अब दूध ज़्यादा होगा तो घी भी ज़्यादा होगा। अब आग के संरक्षण से घास दुर्लभ हो गई, यानी कि अब आग
जब नहीं लग रही है जंगलों में, तो उससे उनके कहने का मतलब ये नहीं था कि पूरे जंगल में आग लगा दी जाए, यानी कि कुछ ऐसे हिस्से थे जहाँ पर को आग लगने से घास जो होती थी अच्छी होती थी, जहाँ पर को पशु पशु जो होते थे चरने के लिए आते थे, और अच्छी घास खाने से जो गाय भैंस थी वो अच्छा दूध देती थी और घी वगैरह बहुत अच्छे से बनता था। लेकिन जब संरक्षण जब से हुआ था तो घास अब दुर्लभ हो गई थी। जानवर कमजोर पड़ रहे हैं। पहले जंगलों की बदौलत टीनों के हिसाब से घी मिलता था, अब टीनों के हिसाब से लीसा मिल रहा है। अतः जनता वन विभाग के साथ असहयोग की नीति अपनाए। ठीक है, तो ये भाषण उन्होंने दिया था। ठीक है, 16 फरवरी को सोमेश्वर के साथ 22 अप्रैल को टोटा टोटा सिंगलिंग के जंगलों में आग आरंभ हो चुकी थी। उक्त क्षेत्रों में 80,000 10 एकड़ में से 63,000 एकड़ जंगल नष्ट हो गए थे तथा 2 लीसा डिपो जल गए थे। इस व्यापक आग को बुझाने में स्थानीय जनता ने सरकार को सहयोग देने से इनकार कर दिया। अंग्रेजी सरकार इसे रोकने के हर संभव तरीके सोच रही थी। आग लगने की सूचना दूरभाष के 51 नंबर पर दी जा सकती थी। चीड़ वनों से अंग्रेजों को वाणिज्य प्राप्त होता था। ठीक है, तथा इन्हीं वनों में वनाग्नि का सबसे बुरा प्रभाव पड़ रहा था। अपनी वन नीति के दौरान अंग्रेजों ने पिछले 10-12 वर्षों में चीड़ पुनर्जनन करवाया था, वह सब व्यर्थ हो चुका था। ठीक है, चीड़ के वयस्क वृक्ष जो थे वो जल चुके थे और वनों पे किया गया कार्य 10-20 वर्ष पीछे जा चुका था। डॉक्टर आलोक पांडे की अवमानना है कि अंग्रेज इस विद्रोह में बौखला गए थे तथा उनके द्वारा इसकी विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई। इसी क्रम में सरकार ने यह भी घोषणा की कि आगजनी से संबंधित व्यक्ति की सूचना देने वाले व्यक्ति को 500 का इनाम दिया जाएगा। 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। वन विभाग ने 29 मई 1921 को वनाग्नि से संबंधित नुकसान के बारे में द पायनियर, द लीडर तथा इंडियन टेलीग्राफ पत्रों को टेलीग्राम भेजा, जिसमें लिखा था कि कुमाऊं तथा गढ़वाल के ऊपरी पहाड़ों पर भाबर के वनों में आग लगाई जा रही है, जिससे न केवल वन अपितु पक्षी तथा वन्य जीव जंतु भी प्रभावित हो रहे हैं। सरकारी प्रभागों के बाद भी आगजनी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। एक ही समय में कई स्थानों पर आग लग जाने के कारण सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाएं विफल होती जा रही हैं। भवाली में एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उस व्यक्ति को आगजनी के विभिन्न स्थानों पर देखा गया था। ठीक है, तो ये हमारा आज तक का टॉपिक था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कुछ चीज़ें इसके अंतर्गत जानी कि वनों से संबंधित जो भी समस्याएं स्थानीय लोगों को झेलनी पड़ी थी और कैसे उन लोगों ने वन आंदोलन करना शुरू करा और उसका क्या क्या असर पड़ा। तो इतना हम लोगों ने इस टॉपिक में जाना है। इससे आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, और इसके आगे भी कई चीज़ें इसके अंतर्गत दी गई हैं जो वन आंदोलन से संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पर्पज़ से। तो आज का टॉपिक यहीं पर तक रहेगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। तो आप अपने दोस्तों के संग जरूर शेयर कीजिएगा इसे और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।